Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Learn with Mehak. In this CSS tutorial, we are going to study CSS and its types that are inline CSS, internal CSS and external CSS. So without wasting our time, let's start with the topic, and this lecture will be delivered by Sir Bakar Bhatt. Over to Sir. जो से खूबी है, जो करेक्टरिस्टिक्स है, खासियत है, वो क्या है कि आपका लॉट ऑफ वर्क सेव कर लेती है। सीएसएस का क्या काम है? सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, अब वन टाइम एक दफ़ा डिजाइनिंग करते हैं तो ज़्यादातर पेजेस में वही अप्लाई हो जाती है। ठीक है, इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस एट ऑल वंस, यानी कि एक वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारे वेब पेजेस होते हैं। ठीक है, और उनके लेआउट को कि भाई ये जो फर्स्ट पेज है ये किस तरह का नजर आना चाहिए, सेकंड पेज किस तरह का नजर आना चाहिए, उन सब के पेजेस का जो लेआउट है, ठीक है, मल्टीपल पेजेस का जो लेआउट है वो एक ही वर्ड में हम एक ही कोड लिखते हैं, वो सब कंट्रोल कर लेती है। ठीक है जी। अब सीएसएस दोबारा से देखिए, मैंने फिर वही क्वेश्चन कहा, आप लोगों को बताया कि जब भी कोई चीज अंडरस्टैंड करें तो दो चीजें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज दिस, ये है क्या और ये करता क्या है। ठीक है, तो अब वो यही चीज ये वो भी यही इसको फॉलो करे कि व्हाट इज सीएसएस। सीएसएस बेसिकली है क्या, फिजिकली क्या है। ठीक है, तो जैसे एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है, तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज यूज्ड। अब इसने भी डायरेक्ट इसने कहा कि भी किस पर्पज के इस्तेमाल हो रही है, वो इज यूज्ड टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ वेब पेज। ठीक है क्या वो मैं बता देता, कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। ठीक है, डिजाइनिंग शीट है। जैसे हमारे पास एक वेब डॉक्यूमेंट एचटीएमएल होता है, नोटपैड की फाइल होती है, टेक्स्ट की फाइल होती है, इसी तरह से हमारे पास एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, उसके ऊपर हम सीएसएस वाला कोड लिखते हैं। ठीक है, और ये किस पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रही है? ये पर्पज इसके लिए क्या है कि हमारे वेब पेज का फॉर्मेट डिजाइन करती है, हमारे वेब पेज को खूबसूरत बनाती है। ठीक है, ये देखिए, ये एक इमेज लगाई हुई है इसने। ठीक है जी, और यहाँ पे जिसको बोल्ड किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, जो भी चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि विद सीएसएस यू कैन कंट्रोल द कलर। ये हमने कर देखा है बेसिकली। फ्रंट, फॉन्ट साइज, टैग, स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स आर पोजीशन एंड लेड आउट विद बैकग्राउंड इमेजेस और बैकग्राउंड कलर। मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो कंटेंट है, क्या किसको लेफ्ट करना है, किसको राइट करना है, बैकग्राउंड इमेज कहाँ पे आनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, जैसे इनके कलर ग्रीन है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर के जैसे इसका कलर बैकग्राउंड है, तो वो सारी चीजें आप सीएसएस में हैंडल करेंगे। ठीक है जी। अब वो थोड़ी सी वो हमें, अब ये जो बेसिकली सीएसएस को हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्यों कहते हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, हमें गूगल भी नहीं करना पड़ेगा कि भाई सीएसएस को सीएसएस कहते क्यों है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते क्यों है। ठीक है, तो उसके लिए वो बता रहा है कि द वर्ड कैस्केडिंग मीन्स दैट अ स्टाइल अप्लाई टू अ पेरेंट एलिमेंट। ठीक है जी, will also apply to all children element within the parent। वो कह रहा है कि अगर आप जो HTML के टैग या एलिमेंट्स है उसका जो पेरेंट टैग है, जैसे हमारे पास तो अभी हमने बॉडी टैग देखा है ना। ठीक है, अगर आप एक पेरेंट टैग के ऊपर कोई चीज अप्लाई करते हैं, कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, कोई सीएसएस अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि उस पेरेंट टैग के अंदर जितने भी इसके चाइल्ड है, जैसे आप कहते हैं इनहेरिटेंस की विरासत में मिली है चीज। ठीक है, तो सेम गोज टू कि उस पेरेंट एलिमेंट के जितने भी चाइल्ड एलिमेंट होंगे, ठीक है, उन सब पर भी वो करेक्टरिस्टिक्स अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, करके देखते हैं, लेट्स सी। हमें कंट्रोल एन किया। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये सब लाइन टेक्स्ट थ्री फॉर द बिगनर, आपको मैं यही कहूँगा, सजेस्ट करूंगा कि आपने इसी को ही यूज करना है, सब लाइन टेक्स्ट थ्री को। और इसको यूज करने का सबसे बेस्ट वे क्या है कि आपने फाइल को सबसे पहले सेव करना है। सबसे पहले कंट्रोल एन करना है, जो आपके पास न्यू फाइल बनेगी। अब इसके बाद कंट्रोल एस कर देना। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्टकट ही बताया करूंगा ताकि आप लोग शॉर्टकट सीखें। ठीक है, और उसके बाद ये आपके पास लोकेशन है कि भाई कहाँ पर रखनी है, क्योंकि हमने एक इवनिंग का फोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, हमने मॉर्निंग का फोल्डर बनाया होगा, हम मॉर्निंग के फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, डेमो। ठीक है, डेमो के नाम से बना लेते हैं पेज .html। ठीक है, तो पेज आपने जब भी अगर वेब डॉक्यूमेंट का है तो अब आपने लाजमी .html की एक्सटेंशन देनी है। ठीक है, अगर आप नहीं देंगे तो जैसे ये क्रोम की जो ब्राउजर पे अभी शो हो रहा है वैसे नहीं शो होगा, फिर वो नॉर्मल एक टेक्स्ट फॉर्म होगी। .html करने के बाद आपने इस बटन पे सेव करना है। सेव करेंगे तो जो टाइटल अनटाइटल के नाम से रहता है, डेमो .html आ रहा है। इसका फायदा क्या होता है कि ये आपको फैसिलिटेट कर देता है, आपकी हेल्प कर देता है, सिंटैक्स फ्री कर देता है, लेस कोड कर देता है। देखिए, आपने जस्ट सिर्फ HTML लिखा है और टैब का बटन प्रेस करेंगे तो आपको जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है वो इजीली मिल जाएगा। ठीक है जी, और हम यहाँ पे लिखते हैं जी इंट्रोडक्शन टू CSS।
ये जो टाइटल आपके हेड के टैग के अंदर जो टाइटल होता है, इसका क्या पर्पज है? अगर मैंने जस्ट एक स्ट्रक्चर बना टाइटल लिखा है और अब मैं ब्राउजर पे रेंडर करता हूँ, तो अभी तो मेरे पास देखिए जो ये एम्प्टी पेज आ रहा है, बिल्कुल वाइट पेज है, अभी तो मैंने कुछ चीजें फिल ही नहीं की, समझ आ रही? ये भी एक तरह का वाइट पेज था, लेकिन उन्होंने कंटेंट ऐड करके कि भाई यहाँ पे ये कंटेंट आएगा, यहाँ पे ये कंटेंट आएगा, ये कंटेंट आएगा। अभी मैं क्योंकि वेब पेज बना रहा हूँ, तो मेरा जो पहला जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो विजिबल पार्ट है वो बिल्कुल वाइट आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक कोई एलिमेंट ऐड नहीं किया। अभी जस्ट मैंने क्या किया है कि जो टाइटल टैग है उसमें एक इंट्रोडक्शन दे दिया है, या टाइटल दे दिया जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। तो आपका जो हेड टैग है और उसके अंदर जो टाइटल है वो जस्ट आपकी टाइटल बार तक है, ठीक है। हेड टैग के अंदर जो विजिबल पार्ट है वो यही है, बाकी सारा जो है वो आपका बैकएंड पे चल रहा होता है, ठीक है। वो आपकी एसईओ वाइज हो सकता है, आपकी जिनसे लिंक्स ऐड करने होते हैं वो सारा बैकएंड पे, वो आपको पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। पेज पे क्या डिस्प्ले होना है? आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आपका जो वेबसाइट है, जब वेब पेज है, दो हिस्सों में डिवाइड है। एक होता है हेड सेक्शन जो कोई टाइटल तक है, और एक होता है बॉडी सेक्शन, ये जो आपका वाइट पेज, बिल्कुल वाइट पेज नजर आ रहा है, ये बॉडी सेक्शन है, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है कि देन उसके बाद हम बॉडी सेक्शन में आएंगे। ये हमारा विजिबल पार्ट है, इसमें हम कोई टैग इस्तेमाल कर लेते हैं जी, हेडिंग 1, ठीक है जी। इसमें हम पैराग्राफ टैग इस्तेमाल कर लेते हैं, पैराग्राफ, ठीक है। इसमें हम एंकर टैग भी लगा लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जी हैश लगा लेते हैं, दिस इज ए लिंक, ठीक है जी। इसमें हम जो है लिस्ट टैग भी लगा लेते हैं, यूएल लगा लेते हैं, ठीक है। लिस्ट आइटम भी लगा लेते हैं जी, और इसके अंदर हम जो है HTML लिख लेते हैं, HTML, ठीक है, LI CSS, ठीक है, LI एंड माइक ऑफ कर दे जिसका भी ऑन है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हो गया। तो ये हमने अच्छा, अब ये जो हमारे पास विजिबल पार्ट है, जो कंटेनर है, बॉडी इज अ एम्प्टी कंटेनर, एक बॉक्स है, एक वाइट कलर का बॉक्स है, जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स रखने हैं। पहले हमने एलिमेंट रखा H1, दूसरा एलिमेंट रखा P, तीसरा एंकर, और चौथा जो था वो UL का टैग। तो CSS क्या कह रहा है कि अगर आप मेन टैग के ऊपर जो पेरेंट टैग है, अब पेरेंट टैग कौन है? इनका बॉडी टैग है, ठीक है। और इस पूरे डॉक्यूमेंट का जो पेरेंट टैग है वो HTML है, और HTML का पेरेंट कौन कौन है? सॉरी, जो चाइल्ड कौन कौन है? हेड टैग चाइल्ड और बॉडी टैग चाइल्ड है, ठीक है। टाइटल का पेरेंट कौन है? वो हेड है, ठीक है। इसी तरह से बॉडी के चाइल्ड कौन है? H1 है, P है, एंकर है एंड UL है, ठीक हो गया। तो ये अगर मैं बात करूँ, ये आपस में सिबलिंग्स हैं, ठीक है जी, आपस में बिल्कुल जैसे बहन भाई समझ ले, जो भी हैं, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ आ रहे, इनका कोई पेरेंट नहीं है। बट मैं अगर बात करूं LI का पेरेंट कौन है, तो आप कह सकते हैं कि LI का पेरेंट UL है, क्योंकि UL के अंदर LI आ रहा है, ठीक है। तो कैस्केडिंग का मतलब होता है कि अगर आप बॉडी या पेरेंट टैग के अंदर कोई चेंजिंग करेंगे, ठीक है, सिर्फ आप पेरेंट में करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो सारी खूबी चाइल्ड्स में आ जाएगी, ठीक है। वो कैसे? हम सिर्फ बॉडी में लिखते हैं स्टाइल, ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट है, इसी को तो आज हम सीख रहे हैं कि ये स्टाइल क्यों लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर करेंगे, ठीक है जी, और बैकग्राउंड कलर हम येलो कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने तो सिर्फ बॉडी जो एम्प्टी कंटेनर है, जो हमारा बॉक्स है, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसके ऊपर कलर चेंज किया है, ठीक है। तो वो कहता है कि आपको CSS कैस्केडिंग इसलिए कहते हैं कि आप एक अगर पेरेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसके जितने भी चाइल्ड है उन पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने बार बार कंट्रोल सेव करना है, देन उसके बाद ब्राउजर पे चेक करना है। देखिए हमने तो सिर्फ बॉडी के ऊपर किया था, ठीक है। तो बॉडी इज अ पेरेंट टैग, ठीक हो गया। तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी कंटेनर्स और आ रहे हैं, उन सब का कलर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडी तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये तो है ही पेरेंट, तो इसमें तो मसला ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ अब UL एक पेरेंट है LI का, ठीक है। अब हम ये चाह रहे हैं, हम दोबारा से CS स्टाइल लगाना, हम UL के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, हम कहते हैं बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो जाए, ठीक है। UL एक पेरेंट टैग है LI का। तो अब क्या होगा कि जितनी भी LI इसके अंदर आ रही होगी उनका कलर भी चेंज, हालांकि मैंने LI पे नहीं चेंज किया, किसी भी LI पे नहीं किया, मैंने सिर्फ UL या पेरेंट टैग के ऊपर चेंज किया। देख रहे हैं, जितनी भी LI आती जाएंगी उनका कलर जो है वो रेड होता जाएगा। तो यही फायदा है कि आप वन टाइम लिखेंगे, अगर आप पेरेंट पे लिखते हैं और आप कहते हैं कि जो भी चेंजिंग है अगर पेरेंट पे करें वो सारों पे अप्लाई हो जाए, तो इसको बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग।
कैस्केडिंग मीन्स दैट अ स्टाइल, जो आपने स्टाइल अप्लाई किया टू अ पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। पेरेंट एलिमेंट क्या होता है कि जिसके अंदर आप और एलिमेंट्स रखते हैं, जैसे बॉडी एक पेरेंट एलिमेंट है, इसके अंदर हम H1 भी रख रहे हैं, P भी रख रहे हैं, एंकर भी रख रहे हैं। इसी तरह से UL भी एक पेरेंट एलिमेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम LI भी रख रहे हैं, 3-4 LI रख रहे हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि वो स्टाइल जो अप्लाई करते हैं पेरेंट एलिमेंट में विल आल्सो अप्लाई टू ऑल चिल्ड्रन एलिमेंट्स विद दी पेरेंट। जो भी पेरेंट पे आप अप्लाई करेंगे वो चिल्ड्रन पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो इफ यू सेट द कलर ऑफ द बॉडी टेक्स्ट टू ब्लू, ऑल हेडिंग पैराग्राफ एंड अदर टेक्स्ट एलिमेंट विद द बॉडी विल आल्सो गेट द सेम कलर अनलेस यू स्पेसिफाई समथिंग एल्स। यानी कि आप ये देखिए, ये मैंने अलग से किया तो तब इस पे जाके रेड आया ना, अदरवाइज तो ब्लू था ना, तो येलो था। अब वो कलर का क्या रहा, हम कलर करके देख ले, कलर हम ब्लू कर लेते फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। जैसे हमने कलर ब्लू किया, ब्राउजर में गए, ठीक है, तो जितने उस बॉडी टैग के अंदर जो चाइल्ड्स थे उस सबका कलर ब्लू हो गया, अनलेस कि आप खुद जाकर उस एलिमेंट का कलर चेंज ना करें। तो जो भी पेरेंट के अंदर आपने चेंजिंग्स की होगी वो सारे उसके चाइल्ड में अप्लाई हो जाएगी। इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, कैस्केडिंग। एक ही जगह पे एक बार अप्लाई किया और वो सारों में अप्लाई होगी, बार बार एक एक के पास जाकर अप्लाई करना नहीं पड़ा। जी बच्चों, ये चीज समझ आ गई आप लोगों को कि CSS क्या है? यस सर, आगे है समझ। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि CSS तो हमें पता चल गया कि CSS होती क्या है, CSS का पर्पस क्या है, CSS में जो कैस्केडिंग है वो क्या, उसका क्या काम था, उसको कैस्केडिंग क्यों कहते हैं। अब हमने देखना है कि HTML में जो CSS है, जो स्टाइलिंग है, जो हम जो डिजाइनिंग कर सकते हैं वो कितने वे से कर सकते हैं, ये CSS हम कितने तरीकों से लगा सकते हैं। तो CSS कैन बी एडेड इनटू HTML डॉक्यूमेंट। हमने कहाँ पे लगाना है, ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट है ना, इसके अंदर ही हमने स्टाइलिंग करनी है, ये अपने एलिमेंट्स को खूबसूरत बनाना है। तो अपने एलिमेंट्स को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने वेब पेज को खूबसूरत बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमारे पास कितने वेज है, 3 वेज है। ये बच्चों आपको क्विज में भी आ सकता है, आपकी असाइनमेंट में भी आ सकता है, ये आपको तो मस्ट 3 वेज पता होने चाहिए, इनके नाम भी और उनके जिनसे है पर्पस भी, ठीक है। हमारे पास CSS को यूज करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, और ये तीनों तरीके आपको आने चाहिए। पहला तरीकाकार, ये पहले तरीके का नाम है इनलाइन CSS, दूसरे तरीके का नाम है इंटरनल CSS, थर्ड जो मेथड है या वे है वो है एक्सटर्नल CSS, ठीक है। देयर आर 3 वेज, ठीक है, जिनकी मदद से हम अपने वेब डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं, या अपने वेब डॉक्यूमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इनलाइन CSS क्या होती है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि बाय यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट, हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, जो हमने HTML एट्रीब्यूट्स के अंदर एक एट्रीब्यूट देखा था जिसका नाम स्टाइल एट्रीब्यूट था, ठीक है। उन एलिमेंट में हम क्या करते हैं, जिस भी एलिमेंट को हम चाहते थे कि वे चेंज करें तो उसमें हम स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाते थे, एंड देन प्रॉपर्टी एंड वैल्यू लगाकर उसका कलर चेंज करना चाहे, फॉन्ट साइज चेंज करना, जो भी हम प्रॉपर्टी चेंज करना चाहे वो कर सकते थे, ठीक है। तो आप लोगों ने लगाकर तो देखा था, लेकिन उस वे का नाम क्या था, अब आप लोगों को वो भी पता चल गया है कि जो आप एलिमेंट के अंदर, ये देखिए, ये जो आप एलिमेंट के अंदर काम कर रहे हैं ना, ये देखिए स्टाइल लगाया, इधर भी स्टाइल लगाया, ठीक है। आप कहते हो ये H1 का कलर बाय डिफॉल्ट तो ब्लू है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसका कलर जो मैं चाह रहा हूँ वो रखूं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको इधर स्पेस लगा के स्टाइल कैटेगरी डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद अभी चले मैं फॉन्ट साइज कर लेता हूँ, ठीक है। उसको प्रॉपर्टी नेम लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं, एंड देन उसके बाद आप कहते हैं इसका जो स्टार फॉन्ट साइज है वो जिनसे है 30 पिक्सल कर दो, ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी हेडिंग चले देखते हैं, ऑलरेडी हेडिंग का तो साइज वैसे भी फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है, तो ये 30 पिक्सल पता नहीं चला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जिस फॉन्ट साइज है वो हम पैराग्राफ में लगा के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं हम, तो ये जो अब हम ये जो मैंने CSS लगाई, ये इनलाइन CSS होती है। इनलाइन CSS क्या होती है, हर एलिमेंट के अंदर CSS लगा रहे हैं, जिस एलिमेंट को आपने चेंज करना है, खूबसूरत बनाना है, चेंजिंग करनी है, प्रॉपर्टी लगानी है, तो वहां पर आपने हर एलिमेंट में स्टाइल कैटेगरी डिफाइन करना है, ठीक है जी। फॉन्ट साइज कॉलन, ठीक है, जो आप कहते हो 40 पिक्सल कर दो, सेव किया, सेव करने के बाद आपने ब्राउजर पर रेंडर किया, ये देखिए वो पैराग्राफ का जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज हो गया। तो आप लोग CSS लगा तो रहे थे, लेकिन अभी CSS जो अब टैग के ऊपर लगी होगी वो CSS का क्या नाम है, इनलाइन CSS। ऐसी CSS जो टैग के ऊपर लगा रहे हैं, एलिमेंट के ऊपर लगा रहे हैं, उस CSS को हम क्या कहते हैं, हमारी वो CSS कौन सी, इनलाइन CSS है। हम जो डिजाइनिंग एलिमेंट के ऊपर करेंगे वो इनलाइन CSS है,
स्टाइल के एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करके। इंटरनल भी आप लोगों ने देखी है। इंटरनल में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, इंटरनल सीएसएस में आप एक स्टाइल का टैग क्रिएट करते हैं, एक स्टाइल का एलिमेंट बनाते हैं, लेकिन वो जो स्टाइल का टैग है और सिर्फ आपने कहाँ पर डिफाइन करना है, हेड सेक्शन। ठीक है, ना बॉडी में, ना बॉडी से बाहर, ना बॉडी से पहले, आपने कहाँ पे जो सेक्शन क्रिएट करना है, हेड सेक्शन में। ठीक है बच्चों, आपने जो स्टाइल का जो टैग क्रिएट करना है वो आपने हेड सेक्शन में क्रिएट करना है। ठीक है, और तीसरा जो वे है वो वे क्या है कि भी आपने जो इंटरनल जो आपने सीएसएस लगानी है, आप क्या करते हैं, आप उस एलिमेंट के पास भी नहीं जाते हैं, आप उस पेज के अंदर भी नहीं जाते, हेड सेक्शन में भी जाते, बल्कि आप एक और टैग क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है लिंक टैग। ठीक है, और अपनी सीएसएस को एक अलग फाइल में, सेपरेट फाइल में, ठीक है, एक्सटर्नल डॉट सीएसएस की फाइल में, ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल में। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि जो सीएसएस की एक्सटेंशन है वो डॉट सीएसएस है, एचटीएमएल की एक्सटेंशन होती है डॉट एचटीएमएल। ठीक है, तो आपने जो फाइल सेव करनी है, जो काम आप सीएसएस में करेंगे, तो उसकी जो एक्सटेंशन आपने सेव करनी है वो डॉट सीएसएस करनी है। तो एक्सटर्नल में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, आप अपना जो वेब डॉक्यूमेंट है इसके अंदर आप अपनी स्टाइलिंग डिफाइन नहीं करते, बल्कि एक नया पेज कंट्रोल एन करते हैं, एक नया पेज क्रिएट करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, उस पेज को सेव करते हैं, पहले डायरेक्ट काम नहीं करना आपने। ठीक है, और सेव करने के लिए आपने ये क्या करना है, ज्यादातर जो कॉमन नाम यूज होता है वो होता है स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, तो अभी हमारा जो पेज है वो डेमो है और उसके साथ ही हमारे पास स्टाइल डॉट सी एस एस पर है। ये देखिए, ये पाथ आपने बिल्कुल सही लगाने हैं, जैसे हम इंग्लिश के पाथ लगाते थे, अभी हम जो पाथ लगाएंगे वो रिलेटिव होगा। ठीक है, कि हमारा वेब पेज और जो स्टाइल डॉट सी एस एस बिल्कुल साथ साथ पड़ी, देखिए मैंने उसके साथ ही रखा हुआ है। स्टाइल डॉट सी एस एस एक्सटेंशन आपने कौन सी रखनी, डॉट सी एस एस की। नाम आप कॉमन जो होता है वो ज्यादातर स्टाइल यूज करते हैं, आप भी स्टाइल डॉट सी एस एस इस्तेमाल कर लें। ये एक्सटर्नल फाइल है, इसको मैंने सेव किया तो मेरे पास एक एक्सटर्नल फाइल बन गई जिसका नाम है स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, तो बच्चों ये तीन तरीके थे जिसकी मदद से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। पहला वे क्या है कि हम क्या करते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है अलग फाइल की, कोई जरूरत नहीं टैग की, हम क्या करेंगे, हम उस टैग में जाकर स्टाइल को लगा देंगे, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाएंगे और कलर चेंज कर देंगे। दूसरा तरीका कार क्या है कि हम क्या करते हैं, अच्छा इनके थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी सी मोटिवेशन भी दे दूं कि हमें इंटरनल की जरूरत क्यों पड़ी, जब इनलाइन से काम हो रहा है तो हम इंटरनल पे क्यों आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होना चाहिए ना कि सर जब हम इनलाइन के ऊपर, इनलाइन का मतलब है कि हम एलिमेंट के ऊपर जाते हैं और चेंज कर देते हैं, तो हमें जरूरत क्या है कि हम हेड के सेक्शन में, हम हेड के सेक्शन में जाए, एक स्टाइल का टैग, मतलब स्टाइल का नाम लिखे, एलिमेंट का नाम लिखे, टैब बटन प्रेस करें और यहाँ पर अपनी सीएसएस डिफाइन करें। ठीक है, जब हम नॉर्मली जो सा है क्या कहते हैं उससे हम एलिमेंट के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, अगर बच्चों मैं चाहता हूं कि मेरे पास ना, बल्कि मैं आपको एक सिनेरियो बल्कि क्रिएट कर ही देता हूं, मैं अगेन बॉडी टैग बना लेता हूं। ठीक है, एक बॉडी टैग बनाया, मैं कहता हूं मेरे पास में एक पैराग्राफ का टैग है। ठीक है, और दिस इज ए पैराग्राफ। ठीक है, एक पैराग्राफ का टैग है और मैं चाहता हूँ इसका कलर रेड हो जाए। उसके लिए आप क्या कहेंगे, आप करेंगे जी ये आप स्टाइल लगाएंगे एंड कलर लिखेंगे एंड रेड कर देंगे। ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, सही चल रहे हैं हम, कलर रेड कर दिया हमने। ठीक है, अब मैं कहता हूँ, अब मेरे पास जो टैग है ना, अब एक नहीं है 10 टैग है पैराग्राफ के, 2 3 4 5, पहले मेरी रिक्वायरमेंट ये है। ठीक है, और मैं कहता हूँ जी इनका कलर ना आप ऑरेंज कर दें। आप कहेंगे ठीक है कोई मसला ही नहीं है, आप इधर आएंगे, आप स्टाइल लिखेंगे, कलर लिखेंगे, ऑरेंज कर देंगे। ठीक हो गया, फिर आप क्या करेंगे कि या तो डायरेक्ट लिखना शुरू कर दें या फिर आप कॉपी पेस्ट से काम चलाएंगे। मतलब इस टैग पे आएंगे, पेस्ट करते, इस टैग पे आएंगे, पेस्ट करते, इस टैग पे आएंगे, पेस्ट करते, इस टैग पे आएंगे, पेस्ट करते। आपने कहा ये ले जी, क्लाइंट ने काम दिया, आपने कहा ये ले जी, हो गया। क्लाइंट भी खुश, यार जबरदस्त हो गया कि मैंने 5 टैग कहा तो उसने लगा भी दिया। अब कुछ दिनों के बाद क्लाइंट आया, उसकी वेबसाइट में काफी सारा काम आ रहा है और उसने कहा कि यार अब 5 टैग से काम नहीं हो रहा, आप ऐसा करो 20 टैग लगा दो जिसका कलर क्या हो, ऑरेंज हो। ठीक है, आपने कहा ठीक है मसला ही कोई नहीं है। आपने एक टैग को कॉपी किया, ठीक है जी, और 5 थे, आपने उसमें 15 और लगा दिए। ठीक है, लगाते गए, ये देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन आपने कहा यार ये तो फिर भी कोई मसला ही नहीं है।
ठीक है जी। तो ये रेंडर किया, जो समझ लें कि 20 लग गई। अब कुछ दिनों के बाद रिक्वायरमेंट चेंज हुई, उसने कहा यार आप ऑरेंज वाला है वो मान नहीं रहे, आप ऐसा करें सबका कलर रेड कर दे। ठीक है जी। और आपने कहा अच्छा ठीक है कोई मसला नहीं। आप फिर इधर गए, रेड किए, इधर भी, यानी कि देख रहे हैं आपको ज्यादातर काम रिपीटिव काम करना पड़ रहा है। समझ आ रही है? अगर मैं आपको ये आपको रियल एग्जांपल बता रहा हूँ कि इस तरह से होता है काम कि अगर कोई रिवीजन मांगी जाए, और अगर आप इनलाइन सीएसएस आपको आती है फॉर एग्जांपल ना, आपने कहा ये ले जी कोई मसला ही नहीं, 20 थे तो कोई मसला ही नहीं है, ये ले जी रेड कर दिया और बताएं। उसने कहा यार अब तो 20 से तो काम नहीं चल रहा, मेरे पास 100 पैराग्राफ टैग है डॉक्यूमेंट के अंदर जिनका कलर आपने रेड करना है। ठीक है, तो हो तो जाएगा, पॉसिबल तो है, लेकिन देखिए आपको कितनी वर्किंग करनी पड़ी है। तो क्या ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है कि मैं जस्ट 1 लाइन लिखूं और वो 100 क्या 1000 पी टैग भी कहे मैं उसी वक्त हो जाए? समझ आ रही है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फिर आते हैं इंटरनल सीएसएस में। कहां पर आते हैं? इंटरनल सीएसएस में, कि जहां पर सिर्फ हम एक लाइन लिखते हैं कि भाई अभी सिर्फ हमारे पे पैराग्राफ की बात हो रही है ना, हम और कोई टैग की बात नहीं कर रहे, और हमें जस्ट अभी सेम चाहिए, डिफरेंट भी नहीं चाहिए कि हर पैराग्राफ का कलर सेम हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें सोल्यूशन मिलता है कि हम क्या करते हैं, हम एक स्टाइल का टैग क्रिएट करते हैं जैसे, और ये याद रखिएगा कि आपने स्टाइल का टैग हेड सेक्शन के अंदर क्रिएट करना है। ठीक है बच्चों, अदरवाइज बॉडी में करेंगे तो चल तो जाएगा, लेकिन आपको जो स्टैंडर्ड फॉलो करना है वो आपने स्टाइल का टैग हेड के सेक्शन में, टाइटल का टैग क्लोज होने के बाद लाइन नंबर 5 में एक स्टाइल का टैग क्रिएट करना है। ठीक है, अब सीएसएस का सिंटैक्स क्या है? सीएसएस में आप कैसे काम करते हैं, आपने जिस टैग का कलर चेंज करना है, ठीक है, उस टैग का नाम लिखते हैं। आप लिखेंगे जी मैंने तो पी टैग में चेंज करना है, आपने पी लिखा एंड देन फॉरन आपने कर्ली ब्रेसेस लगा दी। सिंपल, बहुत इजी सिंटैक्स है। आपने क्या करना है, आपने जिस टैग में चेंजिंग करनी है ना वेब डॉक्यूमेंट में, उस एलिमेंट का नाम तो पता होगा ना आपको, क्लाइंट ने कहा जी आपने पैराग्राफ में चेंजिंग करनी है, आपने उस एलिमेंट का नाम लिखना है, सिर्फ नाम। देन उसके बाद आपने कर्ली ब्रेसिस लगा देंगे, कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसिस एंड, जो कि ये बता रहा है कि अब आपकी जो सीएसएस की कोडिंग है, जो कैस्केडिंग स्टाइलिंग कर रहे हैं, वो इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर ही स्कोप है। ठीक है, आपने इसके अंदर आकर एंटर कर देना। ठीक हो गया। उसके बाद जो आप यहां पर काम करते थे ना, जैसे आपने लिखा कलर रेड, ठीक है, वो काम आपने यहां पे कलर, ठीक है, और रेड की जगह हम ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब आपका जो स्टाइलिंग है ये आप यहाँ से खत्म कर दें। ठीक है, अब आपने जो स्टाइलिंग है वो क्या की है कि मैं क्या करता हूँ, इनको ही खत्म। ठीक है, एंड देन इस तरह से अब मेरे पास ये 10 क्या 20 क्या 100 क्या 1000 भी है, ये देखिए नहीं कि ये हमने इंटरनल पे शिफ्ट क्यों है। ठीक है जी, मैंने इधर कुछ नहीं किया, एलिमेंट के ऊपर आकर स्टाइलिंग नहीं की, मैंने सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट का नाम लिखा, और जो सीएसएस मुझे स्टाइलिंग में एट्रीब्यूट में मिलती थी मैंने वही लगाई है, और डिफरेंट नहीं की। ठीक है, अब मैं उसको ब्राउजर पर रेंडर करता हूँ, ये देखिए जी। ठीक है जी, और वो कहता है जी अब तो मेरे पास टैग्स तो शो हो गया आपका, तो कोई मसला ही नहीं है, ये लो जी। आपने सिर्फ क्या करना है, उस टैग को कॉपी करना है और उससे रिलेटेड, ठीक है जी, पेस्ट करने हैं बस, अगर काउंटिंग की बात करता है। अगर वो कहता है कि जी यार ये तो ठीक है काउंटिंग इतनी रहने तो अब तो ज्यादा नहीं होगी, मेरे पास नहीं है, तो बस आप ये कर दो कि कलर जो सा ब्लू है ना आप उसको ना रेड कर दो। ठीक है, रेड के अलावा हमारे पास ऑरेंज येलो कर दो फॉर एग्जाम्पल। आप कहते हो जी मसला ही नहीं है, ये देख रहे हैं आपने सिर्फ यहाँ पर चेंज किए, लाइन नंबर 7 में जस्ट कलर रेड था उसके जो येलो कर दिया। समझ आ रही है? और आपने जैसे इसको रेंडर किया ये देखिए जी सारे येलो हो गए। कितना टाइम सेव हुआ है, कितना ज्यादा टाइम सेव हुआ है। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, 100 टैग्स में जाके जहां पे रेड लिखा था उसको येलो कर, जहां पे रेड लिखा था उसको येलो, जहां पे रेड लिखा था उसको येलो कर दो। समझ आ रही है जी बच्चों? यस सर, आगे समझ। तो ये हमारे पास मोटिवेशन थी कि हमने जो भी टैग है हमारे पास उसमें हम इन लाइन से इंटरनल में क्यों शिफ्ट हुए। ठीक है, कि आप एक दफा वाला कोड लिख लेते हैं और जिस जिसको चाहिए, ठीक है, उस पर अप्लाई होते हैं। इसी को तो कैस्केडिंग बोलते हैं। जस्ट आपने 1 टाइम लिखा है और इस डॉक्यूमेंट में जितने भी पैराग्राफ होंगे वहां पर
हमारे पास वो वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। अब इसका एक ड्रॉबैक भी है, उसका सोल्यूशन हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे। बच्चों ड्रॉबैक क्या है कि अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, पहले हम वो देखते हैं। अब क्लाइंट कहता है कि यार आप ऐसा करें कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 20 टैग है, आपने पहले 5 का जो कलर है ना, पहले 5 का कलर रेड कर दे, बाकियों का वैसे ही रहने दे। पहले 5 का कलर रेड कर दे, बाकियों को वैसे ही रहने दे। एक सोल्यूशन क्या है, वो तो यही है कि आप क्या करेंगे, अब आपने सिर्फ 5 का कलर चेंज करना है। आप जब स्टाइल लिखेंगे एंड कलर लिखेंगे रेड कर, एक हो गया, ठीक है। इंटरनल भी यूज आप इसी को या तो आप यूज करेंगे, ठीक है। अब आपके पास जो कल जो सोल्यूशन बताऊंगा उसमें हम क्लासेस या आईडी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी हमने नहीं यूज करना। तो आपने क्या किया, आपने कहा अच्छा टोटल 20 है तो उसमें से 5 को सिर्फ करना, चलो वो तो मैं कर ही सकता हूँ, अगर 50 को करना वो मैं नहीं कर सकता। समझ आ रही है? तो इंटरनल कहां पे फेल होगी, जब आपको डिफरेंट मिले होंगे। यानी कि आपको फॉर एग्जांपल अगर 100 पैराग्राफ मिले हैं, आपको कहते हैं 50 का ये कर दो, 25 का ये कर दो, 20 का ये कर दो, ठीक है। तो तब आप इनलाइन भी नहीं लगा सकते, 50 के ऊपर इनलाइन भी लगाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, 20 के ऊपर लगाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उसको फिर हम देखेंगे हम किस तरह से टैकल करेंगे। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि भाई एक जो प्रॉपर्टी जो सेम है वो सब पर ही सेम आ रही है, चेंज नहीं होनी, ठीक है, सिर्फ हमने यहाँ से रिक्वायरमेंट चेंज करनी है, तब आप इंटरनल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तब आपने क्या करना है, उस एलिमेंट का नाम लिखना है और उसके बाद जो प्रॉपर्टी लगानी है वो सारी लगा दी, ठीक है। अगर मेरे पास एक H1 का एलिमेंट आता है, H1 लिखा है, हेडिंग 1 लिखा, ठीक है, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये तो हेडिंग 1 नॉर्मल है, ठीक है। तो CSS कैसे वर्क कर रही है कि आप जिस एलिमेंट का नाम बताएंगे ना, सिर्फ उस पे इफेक्ट करेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके अलावा हम इसको जरा सा जैसे हमने जैसे एक H1 बना लेते हैं और हम लिखते हैं टेबल टैग, ठीक है। हमने टेबल में 2-3 CSS देखी थी, वो मैंने कहा था रिमेंबर कर ले, ठीक है। हम पहले टेबल बना लेते हैं, टेबल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, TR लगा लेते हैं, ठीक है। और TR के अंदर हम क्या करते हैं जी, एक TD बना लेते हैं, ठीक है, नेम कर लेते हैं, TD कोर्स, TD मार्क्स, ठीक है जी। हम इस तरह की 3-4 रोज बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे हम इसको रेंडर करेंगे, ये तो नॉर्मल जैसे ऐसा लग रहा है कि स्पेस लगा के कोई पता ही नहीं लग रहा कि टेबल बना हुआ कि नहीं बना हुआ। तो उसके लिए मैंने एक CSS, या तो आप इधर टेबल में CSS लगा लो, ठीक है, तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आए, टेबल लिखे, टेबल कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे लिखे जी इसकी जो विड्थ है वो कितनी करनी है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 50% करते हैं, तो थोड़ा सा ये खुले खुले हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी मसला आ रहा है कि बॉर्डर शॉर्डर नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो मैंने शायद कल ही बताया था कि जब हम नॉर्मली पेपर पेन प्रिंट करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई स्केल और पेंसिल होती है, ठीक है। हम पहले ऐसे एक बॉर्डर बना लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है जी, हम एक बॉर्डर बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब इसमें जो भी काम करना है वो हमने रोज एंड कॉलम के ऊपर करना है, ठीक है जी। हम फिर इस तरह से एक लाइन लगा लेते हैं, ये एक रो होगी, ठीक है। ये सारा हम पेपर पेंसिल से कर रहे हैं। तो ये जो बॉर्डर हमने लगाना है, ये हमने टेबल के ऊपर लगाना है, ताकि वो जो ये बेसिकली एक टेबल समझ लेना, ये एम्प्टी कंटेनर, टेबल भी एक एम्प्टी कंटेनर है जिसके ऊपर आपने रोज एंड कॉलम बनाने हैं। तो सबसे पहले आपने टेबल के ऊपर एक बॉर्डर लगाना है ना, ताकि आप उतनी अलाइनमेंट कर सके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा टेबल टैग है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने बॉर्डर लिखना है, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास जो स्केलिंग है ना कि भाई जिनसे आप 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल कितनी जिनसे मोटी लाइन लगानी है वो आप इधर लिखेंगे। जैसे 1 पिक्सल कर लेते हैं। अब जो लाइन है उसका वो पूछ रहा है कि वो किस तरह की लाइन है, ठीक है। लाइन से क्या मतलब है कि आपने इस तरह करके लगानी है, या डॉटेड वाली लाइन लगानी है, ठीक है, कट वाली लगानी है, ठीक है, जिस तरह जो होती है। और सॉलिड का मतलब है कि प्रॉपर लाइन, कोई कट ना है दरम्यान, ठीक है। आपने कहा सॉलिड लगा दो। अब ये देखिए ये डिजिटली है आपका वेब डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये बड़ा फायदा है। अगर आपको मैं कहता हूँ रियल लाइफ में आपको कहता हूँ कलर
अब ये देखिए, इसमें से तो कोई भी कलर की लाइन लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने जैसे जैसे कलर यूज करना है, लेकिन आप अगर रियल लाइफ में करेंगे तो आपको वो कलर परचेज करना पड़ेगा, उस कलर की पेंसिल परचेज करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें भी वैसा ही है, हम कहेंगे जी हमें ऑरेंज वाला टेबल चाहिए, ORANGA, ठीक है जी। आपने जस्ट इतना किया और इसको ब्राउजर पर रेंडर किया, तो आप उसके बता दीजिए ये जो टेबल का जो मेरे पास जो टेबल टैग है कंटेनर, वो यहाँ से 50% इसलिए किया क्योंकि ये देखिए हाफ आ रहा है, ठीक है। आप 100% भी कह सकते हैं, पूरा वो उसको जितनी भी स्क्रीन साइज होगी उसके हिसाब से आ जाएगा। तो अभी हमने जस्ट एक बॉर्डर बनाया है जो टेबल के इर्द गिर्द है, ठीक है। देन उसके बाद हम कहते हैं कि यार अभी हमें लाइनिंग किस में चाहिए। अगर मैं इसको कंट्रोल जी करूं, ठीक है, तो लाइनिंग चाहिए ना हमें, एक लाइन इस तरह से लगानी है, ठीक है। और अब अगर मैंने कॉलम बनाना, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी कि 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, मैं कहता हूँ आप इसके अगेंस्ट भी एक बॉर्डर आ जाए, इसके अगेंस्ट भी एक बॉर्डर आ जाए, इसके अगेंस्ट भी बॉर्डर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले बताना पड़ता है, यहाँ पर ऊपर आएंगे, किसके अगेंस्ट बॉर्डर आ जाए, हम कहते हैं जी TD के अगेंस्ट बॉर्डर आ जाए, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ TD इस्तेमाल किए हैं। अगर आप TH इस्तेमाल करेंगे तो आपने TH लगाना है, अगर TD इस्तेमाल करें, जो आप एलिमेंट लगाते हैं और आप कहते हैं कि इसके गिर्द बॉर्डर आ जाए, ठीक है, आपने सिर्फ TD लिखा और जैसे ही आप अपने ब्राउजर पे गए, ये देखें कि जो भी हमारे पास TD है ना जितने, उसके अगेंस्ट पूरा बॉर्डर आ गया, टॉप पे भी, लेफ्ट पे, सॉरी राइट पे भी, बॉटम पे भी, लेफ्ट पे भी। अब ये जो बॉर्डर हम चाहते हैं यार डबल डबल लाइनें ना आए, सिंगल लाइन है, कोलैप्स कर रही है, जो लाइनें दो आपस में कोलैप्स कर रही है उनको एक मर्ज कर दे सिंगल लाइन में, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इधर एक प्रॉपर्टी है CSS की, हम इसको बॉर्डर कोलैप्स लिखेंगे एंड कोलैप्स कर देंगे। कोलैप्स का मतलब जहां पर दो लाइनें आपस में मिल रही है उनको कोलैप्स कर दो, उनको एक लाइन में कन्वर्ट कर दो। ये देखिए जी हमारे पास एक लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो ये थी जो हमने ये जो हम CSS लगा रहे थे, ये इंटरनल CSS होती है। ये कौन सी CSS होती है, इंटरनल CSS होती है। यहाँ पर हमने जो स्टाइलिंग लगाई, हमने कहा जी इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, वो रेड कर दो, ठीक है। इसके गिर्द भी, इस जो हेडिंग वाले ना उसके गिर्द भी जो है ना एक बॉर्डर लगा दो, और बॉर्डर जो है 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, एंड ब्लू कर दो, ठीक है जी। तो अब जैसे मैंने ये काम किया, मैंने इन लाइन से लगे उस एलिमेंट के ऊपर, उस एलिमेंट का जो बैकग्राउंड कलर जितना भी वो स्पेस लेना था वो उतने ले, जितनी उसकी स्क्रीन साइज उसके हिसाब से स्पेस लें, उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दीजिए। देखिए बॉर्डर उसका ब्लू है। अगर मैं बॉर्डर की थिकनेस थोड़ी बढ़ाऊं, अगर मैं इसको 5 पिक्सल कर दूं तो अब आपको ज्यादा विजिबल नजर आएगा कि ये देखिए। तो मैक्सिमम आपका काम ज्यादातर CSS के ऊपर ही हुआ करेगा अगर आपने खूबसूरत बनाना है अपनी वेबसाइट को, लेकिन उससे पहले जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो आपने एज इट इज करना है, तभी आपका जो पेज है वो हर जगह सही तरह से रेंडर हो सकेगा। सर अगर हम ये जो इनलाइन CSS, सॉरी एक्सटर्नल CSS है या इंटरनल CSS है, जो आपने ये यूज की है, ये तो इंटरनल CSS है, ये तो पूरे पेज पे इफेक्ट करेगी। अगर हम 3-4 टेबल लेते हैं तो उसका इफेक्ट सब टेबल पे होगा। अगर हम डिफरेंट टेबल रखना चाहते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट रखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्लासेस यूज करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया था कल उसका हम सोल्यूशन देखेंगे, वो हमारे पास क्लासेस एंड ID है। अभी मैंने आपको ये बताया ना कि अभी हम जो काम कर रहे थे वो था कि सेम हो, मतलब 50 पैराग्राफ और आप कहते भी सब में सेम हो, ठीक है, तब तो आप एलिमेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन आप जो जैसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक टेबल ऐसा है, दूसरा टेबल में हम दूसरा कलर करना चाहते हैं, वो तो कर ही नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि इस CSS का मतलब जो टेबल लिखा है ना, इस टेबल का मतलब यार तुम्हें पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी टेबल मिल जाए, ठीक है। अभी तो ये एक टेबल है, हो सकता है 10 टेबल हो, तो उन 10 टेबल को एज इट इज जो ये CSS लगाई वो कर देगा, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन जो हमारे पास होगा वो क्लासेस होगी, वो हम कल देखेंगे, ठीक है। ठीक है सर। और एक और भी, जो आपने कहा था कि 10 पैराग्राफ और होंगे, 20 और होंगे, 10 और होंगे, तो कैसे डील करना है? उनका कलर उनमें क्या यूज करेंगे, इनलाइन या एक्सटर्नल या इंटरनल? नहीं, यदि आपके पास टोटल 10, फॉर एग्जाम्पल मैं 20 की बात करूँ, 20 पैराग्राफ है और आपने ये रेशियो चेक करनी है। अगर तो वो कहता है कि 10 में ये कर दो, 10 में ये कर दो, तब आप इनलाइन ना लगाएं, क्योंकि आपको 10 भी एक अमाउंट है, 2-3 हो तो फिर तो आप इनलाइन लगा लें, या 5 भी हो तो चले इनलाइन लगा लें। लेकिन अगर 10 है और दोनों तरफ 10-10 है, तब आपको या तो क्लासेस इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वो हम कल देखेंगे, ठीक है। क्लासेस इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस असाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास रेशियो कम है ना, कि अगर 20 में से वो कहता है सिर्फ 3 का कलर चेंज कर दो,
तब भी जो है मैं आपको सजेस्ट फिर भी करूंगा कि पहले क्लासेस की तरफ जाएं, ताकि अगर उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है ना, अभी तो वो 3 कह रहा है, लेकिन कल को वो कहेगा यार 3 की जगह 10 और कर दो, फिर आपको फिर अलग अलग करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है आप क्लासेस की तरफ जाए। सर क्लासेस फिर 10 पैराग्राफ में कैसे लेंगे? डिव लेके फिर उसमें क्लास लेके वो पैराग्राफ 10 उसमें रख के उसकी चेंज करेंगे वो ना करेंगे? हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है आज सर। जरा इसको कवर कर ले जरा इजी से, और इंशाल्लाह हम कल जो है ना जो भी इश्यूज आते हैं उसको देखेंगे। अच्छा बच्चों, आप लोगों को इनलाइन का पता चल गया है कि इनलाइन आपने जिस एलिमेंट के ऊपर आप चाहते हैं कि ये चेंज आ जाए, तब आपने इनलाइन लगा देना है। अगर आप चाहते हैं कि भी इस तरह का जो है सेम ही आ रहा है सब टैग्स में, तो बजाय उसके कि मैं हर एक पे अलग अलग जाके इंडिविजुअली जाके स्टाइल का टैग लगा के काम करूं, तो आप इंटरनल सीएसएस इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनल सीएसएस इस्तेमाल करने का तरीका करके आप स्टाइल का टैग लगाते हैं। जिस एलिमेंट के ऊपर आप चेंजेस करना चाहते हो वो एलिमेंट तादाद में ज्यादा है, क्वांटिटी में ज्यादा है, उस एलिमेंट का नाम लिखना है और आपने उसका जो सीएसएस लगानी है वो कर देनी है। ठीक है, अब तीसरा वे क्या है? तीसरा वे हमारे लिए बहुत ही आसान है कि इसमें हम इंटरनल में हम स्टाइल का टैग डिफाइन करते हैं। ऐसे ही है, इंटरनल में हम क्या करते हैं, स्टाइल का टैग डिफाइन करते हैं और जिस पेज में हमने चेंजेस करनी होती है उसी पेज के अंदर आके स्टाइल का टैग डिफाइन करते हैं। एक्सटर्नल की जरूरत कब पड़ी? जब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट में 10 पेजेस हैं और 10 पेजेस में से समझ लें कि 10 पेजेस में कुछ सेक्शन ऐसा था। कौन सा सेक्शन ऐसा हो सकता है? जैसे हेडर का सेक्शन। अगर मैं इस पूरी वेबसाइट में कहीं पे भी विजिट करूं, ये हेडर सेक्शन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है? अगर मैं इधर पीएचपी पे आता हूं, ये देखिए ये इसका फुटर सेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा। बूटस्ट्रैप पे आता हूं, इसका बूटस्ट्रैप भी हेडर सेक्शन चेंज नहीं हो रहा, इसका जो जिनका टाइटल है वो चेंज नहीं हो रहा। समझ आ रही है? एचटीएमएल वापस आता हूं, वो वैसे का वैसा ही है, ठीक है? तब हमें क्या करना है कि मतलब हमारे पास ज्यादातर पेजेस में एक ही स्टाइलिंग करनी है। अभी तो हम एक पेज पे स्टाइलिंग कर रहे हैं ना, ठीक है? अब हमारा जो जिनसे रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हमने 10 पेजेस पे सिर्फ सेम स्टाइलिंग करनी है। तो एक तरीका कार क्या है, आप इधर से स्टाइल को कॉपी करेंगे, ये वाला जो सेम है, ठीक है, और जितने पेजेस है उधर जाके पेस्ट कर देंगे। तो इसका इसका मतलब होगा कि वही चीज आ जाएगी। क्या वो कहता है कि यार इसमें ये चेंज कर दो, तो आपको 10 पेजेस में जाकर अलग अलग चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक्सटर्नल सीएसएस आपने कब यूज करनी है? कि जब आपने वेब पेजेस के ऊपर काम करना है, कलेक्शन ऑफ पेजेस के ऊपर काम करना है, और आपने ये डिसाइड करना है कि भैया 10 पेजेस का 20 पेजेस पे भी जो भी काम है वो सेम है, ठीक है? तब आपने एक अलग से एक्सटर्नल सीएसएस बनानी है जिसका नाम आप कॉमन नाम है स्टाइल डॉट सीएसएस रखना है, ठीक है? और इसमें कोडिंग कैसे करनी है? इसमें आपने कोई एलिमेंट एचटीएमएल नहीं लिखना, कोई आपने स्टाइल टैग नहीं लिखना। स्टाइल टैग के बाद जो आपकी सीएसएस का कोड है, जैसे पी है, जैसे टेबल है, ठीक है, हम इंटरनल सीएसएस में करते थे, वो आपने उसका जो कोड उठाया उसको स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर रख दिया, ठीक है? अब हमें स्टाइल डॉट सीएसएस की जरूरत ही नहीं है। अभी मैं रन करूंगा तभी तो कुछ नहीं होगा, ये देखिएगा अभी तो टेबल बिल्कुल वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा जैसे नॉर्मल था। सिर्फ इसका इसका कलर क्यों चेंज हो? क्योंकि ये इनलाइन सीएसएस है ना, एक्सटर्नल तो नहीं। ये देखिए वापस से वही टेबल बन गया। ये हम कहेंगे यार ये तो हमने स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर कोड तो लिख दिया लेकिन इसको चेंज नहीं किया। तो के भी दो जो एट्रीब्यूट है आर या रिलेशन, जो कि स्टाइल डेमो के साथ ही मैंने फाइल सेव की स्टाइल डॉट सीएसएस। तो मैंने रिलेटिव में क्या करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम लिख दूंगा, स्टाइल डॉट उसकी एक्सटेंशन, बस। जहां पर मेरा वेब पेज है उसके साथ ही फाइल पड़ी है, तो मैंने उसका नाम दे दिया कि ये वाली फाइल है क्योंकि मेरे वेब पेज के साथ ही पड़ी हुई है। अब जैसे मैंने उसको सेव करके रेंडर करूंगा तो ये देखिए जी वापस से वैसे ही प्रॉपर्टीज आ गई है जो हमने चाहा था। समझ आ रही है? अब अगर मैं इसका कलर फॉर एग्जाम्पल रेड कर दूं, ठीक है, एक्सटर्नल में, और अब रेंडर करूं, हम यहाँ पर इसका नाम रख देते जी होम डॉट एचटीएमएल, ठीक है जी। इसको हम सेव कर लेते हैं। इधर भी हम आके एचटीएमएल स्ट्रक्चर बनाया, ठीक हो गया। और इसके अंदर भी हमने एक टेबल डिफाइन किया है जो कि यही वाला टेबल हम कॉपी कर लेते हैं। वैसे हमारे पास डिफरेंट टेबल हो सकते हैं, हमने इसको कॉपी किया, हमने इधर आए और इधर आकर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर देखा जो हमने
करवा देता हूँ। ये देखिए ये दोनों पेज ओपन हो गए। ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला हो गया जो कि डेमो पेज है, और ये हमारे पास होम पेज है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस पेज में वैसी ही खुसूसियत आ जाए जो स्टाइलिंग में आई है, जो style.css में लिखी हुई है। एक तरीका कार क्या है कि मैं स्टाइल टैग जो बनाऊंगा सारी चीजें कर दूंगा, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा कि जितना कोड स्टाइल, ये जितना कोड है ना ये स्टाइल वाला, वो होम पेज पे भी करना पड़ेगा जितने पेजेस बनेंगे। और अगर कोई रिक्वायरमेंट चेंज होती है ना, अगर कोई रिक्वायरमेंट चेंज होती है, जैसे यहाँ पर भी चेंज कर, यहाँ पर तो जस्ट एक ही फाइल में चेंज करनी है, ठीक है, तो अगर हमने इंटरनल लगाई होगी हर फाइल में जाके इंटरनली चेंज कर देंगे। तो फायदा क्या हुआ, हमने जस्ट इधर आके लिंक का टैग लगाना है, style.css करना है बस, ठीक है जी। अब जैसे मैं इसको रेंडर करूंगा, ये देखिए इस पेज पे भी वही अप्लाई हो गया, ठीक है। तो एक्सटर्नल सीएसएस का क्या काम होता है कि आपके जो कॉमन सेक्शंस होते हैं जो हर पेज में सेम हैं, अब वो वाले सेक्शन जितने भी है एक अलग से फाइल बनाते हैं जिसका नाम style.css रखते हैं, और उसके अंदर वो कॉमन सेक्शन पेस्ट कर देते हैं जो भी कोडिंग करनी है। उसके बाद जितने भी पेजेस होते हैं आपने सिर्फ और सिर्फ लिंक करना होता है अपने style.css को अपने वेब पेज के साथ, ठीक है बच्चों। तो यहां तक हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट है, ठीक है। So guys, our lecture ends here. If you learn a bit from this tutorial, like and share this video and subscribe my channel. Press the bell icon so that you may get notifications of the latest updates from my channel. Thank you.